रेडियो स्टेशन चीख रहा है कि ये तूफान 1 हफ्ते तक चलेगा और मौसम विभाग ने पीला अलर्ट जारी कर दिया है, जो किसी भी पल लाल अलर्ट में बदल सकता है, यानी सर्वनाश। गलियां पानी में डूबी हैं, इमारतें सन्नाटे में खड़ी हैं और एक काली बिल्ली मौत के इस खेल को अपनी पीठ करके देख रही है। इसी भयानक रात में एक पुरानी रहस्यमयी किताबों की दुकान की खिड़की पर बारिश की बूंदें किसी प्रेत की तरह नाच रही हैं और नीचे एक बोर्ड पर लिखा है, दुकान खुली है। कौन इतनी हिम्मत करेगा इस तूफान में दुकान खोलने की? दुकान के भीतर किताबों के ऊंचे ऊंचे शेल्फ के बीच मालिक, एक शांत लेकिन शातिर पुरुष, अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही हैं। वो सोचता है, आज कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई इस बारिश में छाता लाना भूल गया हो तो क्या उन्हें तूफान से बचने के लिए जगह नहीं चाहिए होगी? उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा है, जैसे वो जानता हो कि इस दयालुता का उसे क्या इनाम मिलेगा। ये सिर्फ एक सौदा नहीं, ये एक आत्मा को फंसाने का पहला कदम है। बाहर एक पुरानी घड़ी वाले टावर के सामने एक खूनी तलवार चमक रही है, गवाह है एक भयंकर लड़ाई का। बारिश में 2 लोग मौत से लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति की तलवार बिजली की तरह चमक रही है, जिससे चारों ओर रोशनी और पानी बिखर रहा है। उसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही हैं, जो उसकी असीमित शक्ति का संकेत है। ये कोई आम लड़ाई नहीं, यह है जीवन और मृत्यु का तांडव। इसी नरक से निकल कर आती है एक लड़की, गंभीर रूप से घायल। उसके शरीर से खून बह रहा है, पसलियां टूटी हैं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लड़ने की आग है। मुझे ठीक होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, वो सोचती है, और अगर मुझे छिपने की जगह नहीं मिली तो मैं खतरे में हूँ। मुझे समय चाहिए। वो एक गिरे हुए खून से लथपथ पुरुष को छोड़कर आगे बढ़ती है। उसकी हर सांस दर्द से भरी है। फिर उसकी नजर उस अकेली खुली किताबों की दुकान पर पड़ती है। इतनी सारी दुकानों में से सिर्फ यही खुली है। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई जाल? उसकी आंखों में संदेह और दृढ़ता का मिश्रण है, और उसके हाथों के तेज नाखून किसी शिकारी के पंजे से कम नहीं। उसके पास कोई और चारा नहीं है। बारिश के बीच एक घंटी बजती है। वो दुकान में प्रवेश करती है। उसके कदमों से पानी उछलता है। अंदर आकर वो चारों ओर देखती है। हर कोने में खतरा महसूस करती है। उसे जल्द से जल्द छिपने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। किताबों की दुकान का मालिक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ लड़की का स्वागत करता है। वो कहता है, स्वागत है। वो मन ही मन सोचता है कि उसका इंतजार बेकार नहीं गया, क्योंकि एक सुंदर मेहमान बारिश का सामना करते हुए यहाँ तक आई है। उसकी आंखों में एक खास चमक है, जो उसकी उत्सुकता या किसी छिपी हुई योजना को दर्शाती है। दुकान का मालिक, जिसकी आंखों में एक शातिर चमक है, उस घायल लड़की को देखता है। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान है और उसकी आवाज हवा में घुल जाती है। ऐसा लगता है तुम काफी मुश्किल में फंसी हो। ये कोई साधारण बात नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है, एक ऐसा संकेत जो सीधे दिल पर वार करता है। लड़की, जो अभी भी अपनी चोटों से जूझ रही है, उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। उसके दिमाग में एक तूफान सा उठ खड़ा होता है। क्या उसने अभी कहा कि वो मेरा इंतजार कर रहा था? वो सोचती है, इतना लंबा इंतजार, और उसके पास वो सब कुछ तैयार है जिसकी मुझे जरूरत है। एक आम किताबों की दुकान में इतना सामान नहीं होता। एक गहरी शंका उसके मन में घर कर जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये किताबों का मालिक, ये जरूर कुछ जानता है। मालिक अपनी चालें चलता रहता है। वो मन ही मन मुस्कुराता है। अब मेरी पिरामिड सेलिंग का खेल शुरू होना चाहिए। नहीं, पहले इलाज की बात करते हैं। वो बड़े प्यार से कहता है, मैंने वहाँ एक गर्म तौलिया रखा है। क्या तुम बारिश पहुँचना चाहोगी या तुम्हें सेंट्रल हीटिंग चाहिए? लड़की अपनी समझदारी दिखाते हुए जवाब देती है, धन्यवाद, हीटिंग की जरूरत नहीं है। मालिक अपनी चालों में माहिर है। वह कहता है, सही है, किस्मत भी अजीब तरीके से काम करती है। 2 ऐसे लोगों को मिला देती है जो पहले कभी नहीं मिले। लेकिन लड़की के मन में सवाल उठते रहते हैं। वह सोचती है, क्या ये वालपुर्गिस नाइट का कोई सदस्य हो सकता है? उसे महसूस होता है कि यह आदमी कोई साधारण किताबों का मालिक नहीं है। उसकी आंखों के सामने मालिक के चारों ओर एक काली रहस्यमयी आभा फैल जाती है, जो उसकी छिपी हुई शक्तियों का संकेत देती है। कहीं और एक भयानक रूप वाला व्यक्ति, जिसकी आंखें लाल अंगारों से जल रही हैं, भी इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है, यह व्यक्ति किस गुट से ताल्लुक रखता है? अर्कना टावर, द ट्रूथ सोसाइटी? लड़की अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वो समझ जाती है कि मालिक का तुम मुश्किल में फंसी हो वाला बयान महज एक मनोवैज्ञानिक सुझाव है, जिसका अपना कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि जब ग्राहक अपनी स्थिति से मानसिक संबंध बना लेते हैं और दुख महसूस करने लगते हैं, तो वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। किताबों की दुकान का मालिक, जिसकी मुस्कान में हजारों राज छिपे हैं, उस घायल लड़की को अपनी मेज पर बैठने का न्योता देता है। कैसा रहेगा अगर पहले बैठकर बात करें? हाँ, उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण है, जो लड़की को उसकी ओर खींचता है। मालिक मन ही मन मुस्कुराता है। यह मास्टर लिन के लिए ज्ञान और भावनाओं के शब्दों को आत्मा में भरने का मौका है, जो हमें तेजी से करीब लाएगा। वो जानता है कि ये सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है।
लड़की, जो अभी भी अपनी चोटों और पिछली लड़ाई के सदमे से उबर रही है, स्वीकार करती है, मैं सच में एक मुश्किल स्थिति में फंसी हूँ। उसके मन में उथल पुथल है। इस मोड़ पर मैं इस आदमी को दोस्त या दुश्मन नहीं पहचान पा रही हूँ। वह सोचती है, सबसे अच्छा यही होगा कि इसकी बातों में हाँ मिलाऊं और इसकी पहचान और मकसद जानने की कोशिश करूं। मालिक की आंखें चमकती हैं। मुश्किल स्थिति आहा, वो पूछता है, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। लड़की हैरान है, इसका क्या मतलब है? अगर ये लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं है, तो क्या ये व्यक्ति ये कह रहा है कि उसे पहले से ही सब कुछ पता है? मालिक अपने शब्दों को जानबूझकर अस्पष्ट रखता है। यह उसकी अस्पष्ट शब्द रणनीति है। वो सोचता है, यह एक धोखेबाज, चालाक बदमाश और निश्चित रूप से मास्टर लिन की सामान्य तकनीक है, यानी अपने शब्दों को अपेक्षाकृत अस्पष्ट रखना, ताकि अपने और दूसरे पक्ष दोनों के लिए गुंजाइश बनी रहे। वो अंदाजा लगाता है, मुझे लगता है कि यह किसी तरह की व्यक्तिगत संबंधों की समस्या है। लेकिन लड़की के मन में एक और गहरा राज है। वो सोचती है, इतने कम समय में बाहरी लोगों को व्हाइट वुल्फ के मेरे खिलाफ आंतरिक विद्रोह के बारे में पता चल गया। समय के हिसाब से इसके बारे में बाद में सुना नहीं जा सकता था, जब तक कि उसने शुरुआत से ही पूरी स्थिति को नियंत्रित न किया हो। एक प्याले में चाय की जगह एक खौफनाक दृश्य उभरता है। एक छोटी डरी हुई लड़की जो खून से लथपथ है और उसके चारों ओर पैसे के नोट हवा में उड़ रहे हैं। ये मैजिक मिरर का अंडा है, एक ऐसे राक्षस का बच्चा जिसमें आत्मा को लुभाने की शक्ति है। इसी के उभरने के कारण कई सालों के साथियों के लिए दोस्ताना भावनाएं आसानी से लालच और स्वार्थ से बदल गई हैं। यहाँ तक कि कोई भी अपने पूर्व सहयोगियों को मिटाने के लिए संगठन की शक्ति का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाएगा। लड़की दर्द में है, मुझे धोखा मिला है, सब कुछ, ये सब उस आदमी की गलती है। दुकान का मालिक, जिसकी चालें किसी शातिर जादूगर से कम नहीं, अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी अगली चाल चलता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून है। उसने बहुत कुछ खोया है और उसे गंभीर चोटें भी लगी हैं। वो मन ही मन मुस्कुराता है, तो ऐसा है, अब मैं समझ गया, यह उस कमीने के भावनात्मक धोखे का नतीजा है जिसने उसे इतना दर्द दिया है। ये पल, मालिक सोचता है, मेरे जैसे माहिर वक्ता के लिए है जो इस उलझी हुई सोच को सीधा कर सके। वो लड़की की ओर देखता है, उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी है। कहानी का कभी सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। वो कहता है, भले ही तुम्हें धोखा मिला हो, ये दूसरों को साफ साफ देखने का मौका क्यों नहीं हो सकता? वो जानता है कि जैसे ही लालच की चिंगारी भड़केगी, आज जैसी घटनाएं फिर से होंगी, बस वजहें अलग होंगी। मालिक अपनी बातों से लड़की के मन में बीज बोता है। अब जब तुम सच्चे रंग और झूठे इरादों को समझ गई हो, वो कहता है, तो तुम्हें उन लोगों के लिए पछतावा नहीं होगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, भले ही वे कभी तुम्हारे बहुत करीब रहे हों। लड़की की आंखें लाल चमकने लगती हैं। उसके अंदर एक गहरी शक्ति जागृत हो रही है। वो सोचती है, क्या यही उसका मकसद था मुझे ढूंढने का? क्या उसे हंट्समैन संगठन के खिलाफ किसी साजिश के लिए मेरी मदद चाहिए? मालिक अपने मन में हंसता है, सच में दयनीय। ओह, इतना मेलोड्रामा? यह बुरा विचार नहीं है। जब पर्याप्त मेलोड्रामा होगा, तभी मेरे लिए फायदा उठाने का मौका मिलेगा, नहीं एक तुरंत समाधान पेश करने का। लड़की दर्द में डूबी हुए मालिक से कहती है, तुम सही हो, लेकिन इस धोखे ने मुझे बहुत कुछ खो दिया है और मैं बुरी तरह घायल भी हूँ। अगर मैं अब केवल इंसानियत का बदसूरत चेहरा ही देख सकती हूँ, तो इसका क्या फायदा? मालिक की आंखें और भी ज्यादा शातिर हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि यह किताबों का मालिक बहुत संभव है कि कोई उच्च श्रेणी का काला जादूगर हो। लड़की पूछती है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मालिक एक गहरी भयानक मुस्कान के साथ जवाब देता है, चूंकि वे इतने अमानवीय हैं, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सही हो सकता है। इस तरह के कचरे से निपटने में नर्म होने की कोई जरूरत नहीं है। यह उसके बदले की आग को और भड़काता है। फिर एक नाटकीय पल आता है। मालिक अपनी मेज पर एक पुरानी रहस्यमयी किताब रखता है। मुझे लगता है शायद तुम्हें अब इस किताब की जरूरत होगी, वह कहता है। मैं अभी अभी पश्चाताप संग्रह से पढ़ रहा था। लड़की हैरान है। किताब का शीर्षक है रक्त और दानव, ब्लड एंड बीस्ट। यह ऐसा शीर्षक है जो मैंने कभी नहीं सुना। वह सोचती है, मुझे इस समय यह किताब क्यों दे रहा है? मालिक का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आवाज में एक अटल निश्चय है। इसका सामना करो, मुझ पर भरोसा करो और तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। यह उसका निर्णायक निष्कर्ष है। वो मन ही मन सोचता है, जब आगंतुक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दे, तो उन्हें सकारात्मक सोच की ओर ले जाओ। आगंतुक को कार्रवाई करने का आत्मविश्वास दो और उन्हें उस मुद्दे को सुलझाने दो जिसका वे सामना कर रहे हैं। लड़की अब पूरी तरह से मालिक के प्रभाव में आ चुकी है। एक कप उठाती है और पीती है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, वो कहती है। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। मालिक की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। वो मन ही मन कहता है, मास्टर लिन का आत्मा के लिए सूप और सस्ती विचारशीलता उस दूरी को मिटा देगी जिससे एक नियमित ग्राहक बन जाएगा। वो सोचता है, मुझे उल्लंघन करने की अनुमति होनी चाहिए। मैं ऐसी चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। कुछ गलत लग रहा है? कोई बात नहीं, यह बिल्कुल सही है। अब काम पर लगने का समय आ गया है।
घायल लड़की ने मालिक के दिए उस रहस्यमयी सूप को पी लिया। मालिक, जिसकी आंखों में अब और भी गहरी चमक है, उसे देखता है। वो मन ही मन हंसता है। क्या बकवास, ये तो उबला हुआ पानी था, तुमने सच में ये कर दिखाया। फिर वो अपनी बात पलटता है, मैं तो बस तुम्हारा पेट थोड़ा गर्म करना चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी है। ओह, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। क्या यह वही पौराणिक कंकाल की खूबसूरती और असाधारण प्रतिभा है? वो हैरान है कि लड़की को उबले हुए पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब मालिक एक नया खेल शुरू करता है। वो लड़की की ओर एक पुराना रहस्यमयी लाइब्रेरी कार्ड बढ़ाता है। तो मेहमान, कृपया इस लाइब्रेरी कार्ड को भरिए। वो कहता है जैसे ये सिर्फ एक औपचारिकता हो, लेकिन उसकी निगाहें लड़की के हर हाव भाव पर टिकी हैं। लड़की, जिसका नाम जी जिशु है, उस कार्ड पर अपना नाम लिखती है। जैसे ही वो नाम लिखती है, मालिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जी जिशु, वह सोचता है। उसके दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। मुझे जी बोनोंग याद आता है, वो मशहूर टाइकून जो झेजियांग के छिपे हुए संसाधनों का शोषण करने में लगा है। एक पल के लिए मालिक के चेहरे पर लालच की एक भयानक चमक दौड़ जाती है। क्या यह उसकी इकलौती बेटी है जिसका यही नाम है? वो मन ही मन खुशी से उछलता है। लगता है मैंने सोना खोद लिया। मालिक अपनी भावनाओं को छिपाते हुए शांत भाव से लड़की को बताता है कि किताब ब्लड एंड बीस्ट को 1 महीने में वापस करना होगा और 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत मिलेगी। वो मन ही मन सोचता है, शायद मैं फंसा सकता हूँ। नहीं, दुकान को सजाने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकता हूँ। धैर्य, मुझे धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे काम करना ही धन कमाने का रास्ता है। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मालिक अपनी दयालुता का अंतिम प्रदर्शन करता है। वो लड़की को एक छाता देता है। बारिश अभी भी तेज है, इसलिए मैं तुम्हें ये छाता दे रहा हूँ, वो कहता है और फिर एक शर्त जोड़ता है, किताब लौटाते समय इसे वापस लाना याद रखना। लड़की, जो अभी भी मालिक के इरादों को पूरी तरह समझ नहीं पाई है, बस कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मालिक की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। लड़की पूछती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? मालिक मन ही मन सोचता है, क्या मैंने अभी जो किया उससे अनजाने में फ्लर्ट कर लिया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, गंभीरता से जवाब देना बेहतर है। वो कहता है, मैं लिन जी हूँ, बस एक साधारण किताबों का मालिक जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार और इच्छुक है। लड़की सोचती है कि दूसरा पक्ष अपनी पहचान बताने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन कम से कम अभी के लिए उसे उसके पक्ष में होना चाहिए। लड़की छाता लेकर बारिश में निकल जाती है। मालिक उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक ठीक है, सड़क पर सावधान रहना। वो कहता है, मैं तुम्हारी अगली मुलाकात का स्वागत करता हूँ। वो हाथ हिलाता है और